नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आचार्य और आज आपको रीट संस्कृत का पहला टॉपिक वर्ण वर्ण व्यवस्था के विषय में बताऊंगा। मैं आपसे बात करूंगा कि सामान्य वर्णमाला से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। पाणिनीय शिक्षायां वर्णाः का स्थिति, वैदिक शिक्षायां वर्णानां का स्थिति, मैसो सूत्रों में वर्णों की क्या स्थिति होती है। तो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न वर्णों से पूछे जाते हैं, वो मैं आज आपसे पूरी बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जब हम सामान्य चर्चा करते हैं, सामान्य बात करते हैं, उसके बाद विशिष्ट बात की जाती है। तो मैं सबसे पहले सामान्य वर्णमाला आपको बताता हूं कि वहां से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। और टोटल दोस्तों मैं आपको टोटल 17 सप्तदश यानी टोटल 17 प्रश्न हैं। 17 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। वर्णमाला से आज तक के इतिहास में जितने भी प्रश्न आए हैं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आने वाले प्रश्न उन्हीं 17 में से होंगे, क्योंकि संस्कृत में लाइन टू लाइन प्रश्न आता है। तो वही बात मैं आज आपसे करने वाला हूं कि वर्णमाला। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों आपसे कि वर्ण वर्ण इत्यस्य का परिभाषा। वर्ण है किम उच्यते, वर्ण है इत्युक्ते किम, वर्णस्य नामना किम, वर्ण। तो दोस्तों बहुत सारी परिभाषाएं हिंदी भाषा में हम पढ़ते हैं कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। अखंडित जो इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। जब ध्वनियों को हम लिपिबद्ध कर देते हैं तो उसको हम वर्ण कहते हैं। वांग्मय के आधार को वर्ण कहा जाता है। इस प्रकार अन्य भाषाओं में अनेक परिभाषाएं आपको प्राप्त होंगी, लेकिन मित्रों संस्कृत में चाहे वो संधि की परिभाषा हो, चाहे वो समास की परिभाषा हो, चाहे वो प्रत्यय की परिभाषा हो, चाहे वो कारक की परिभाषा हो, एक ही परिभाषा मान्य होती है। तो यहाँ पर भी वर्ण की एक ही परिभाषा में की बात करूंगा, स्वर की एक परिभाषा, व्यंजन की एक परिभाषा, जो भी जो जिस टॉपिक की, क्योंकि यहाँ बहुत संक्षिप्त परिभाषाएं होती है। परिभाषाओं की भी मैं बात करूं तो एक शब्द की यहाँ परिभाषा आपको मिलेगी, अधिकतम 2 शब्दों की परिभाषा मिल सकती है। 2 से बड़ी कोई परिभाषा यहाँ नहीं है, 2 शब्दों से बड़ी, क्योंकि यहाँ पूरा जो संस्कृत है, संस्कृत की जो व्याकरण है वो व्याकरण प्रत्याहारों पर आधारित है और प्रत्याहार सूत्रों के लिए है। और सूत्र की परिभाषा दी गई है दोस्तों कि अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोवम अनवद्यम च सूत्रम विदो विदु, यानी अल्पाक्षरम कम से कम अक्षर हो, और कम से कम अक्षरों की मान्यता को ही हमारे ऋषि महर्षियों ने स्वीकार किया है और उन्होंने बहुत कम शब्दों में अधिक से अधिक लिखने का प्रयास किया है, अधिक से अधिक ज्ञान देने का प्रयास किया है। तो देखें दोस्तों, मैं आज आपसे बात करता हूं वर्ण है इत्युक्ते किम, वर्णस्य का परिभाषा। तो यहाँ हम बात करते हैं, जब संस्कृत में वर्णों की हम बात करेंगे तो पहला प्रश्न आता है आपका कि वृणोति वाङ्मयम्, वृणोति वाङ्मयम्। 2 शब्दों की परिभाषा है दोस्तों, वृणोति वाङ्मयम्, वृणोति वाङ्मयम्। यहाँ एतादृशी परंपरा वर्तते यतो ही काफी परिभाषा जायते तस्मात् परे। जब कोई भी परिभाषा होती है तो उसके बाद हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि उसके बाद इति शब्द का प्रयोग हम करते हैं। इति, उसके बाद जिसकी परिभाषा हम ले रहे हैं उसी शब्द को वहां अंकित कर दिया जाता है। जैसे हमें वर्ण की परिभाषा ले रहे तो यहाँ पर आपके वर्ण है। यह पूरी एक परिभाषा हो गई दोस्तों। वृणोति वाङ्मयम् इति वर्णः है, वृणोति वाङ्मयम् इति वर्णः है। दोस्तों आप पूछना चाहेंगे कि वृणोति का मतलब क्या होता है, वाङ्मयम् का मतलब क्या होता है। हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे आपसे कि वृणोति का मतलब है, वाङ्मयम् का मतलब क्या होता है, पर फिर भी सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। तो वृणोति संस्कृत की व्री धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना, आवरण, आधार। और वाङ्मय का जो मतलब होता है, वाङ्मय शब्द जो बनता है वो वाक शब्द और एक विकार अर्थ में मैट प्रत्यय होता है।
बाग प्लस मैट से बांग्मय शब्द का निर्माण होता है। हाँ, कै का ङय हो जाएगा, टे का लोप हो जाएगा और बांग्मय शब्द बनेगा। और बाग का अर्थ होता है वाणी, और मैट प्रत्यय कई अर्थों में होता है, बेकार अर्थ में भी होता है, संबंध अर्थ में भी होता है। तो यहाँ बांग्मय का अर्थ हुआ कि वाणी का विकारित रूप, यानी जितना भी दुनिया में, जितना भी विश्व में ज्ञान है, विज्ञान है, दर्शन है, साहित्य है, जो भी, चाहे वो कॉपी किताबों में लिखा गया हो, चाहे वो शिलालेखों पर लिखा गया हो, चाहे वो ताम्र पत्रों पर लिखा गया हो, चाहे वो दीवारों पर अंकित हो, चाहे आपकी पुस्तक हो, आपकी कॉपी में लिखा गया हो। दोस्तों, जो भी लिखा गया है, जो भी दुनिया का ज्ञान विज्ञान है, उस संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को जो लिपिबद्ध किया गया है, उसी को क्या कहा गया दोस्तों? वाङ्मय कहा गया। और उस वाङ्मय का जो आधार होता है, वाङ्मय को आच्छादित करने वाला जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दोस्तों, हमें तो लाइन याद रहनी चाहिए, वृणोति वाङ्मयम् इति वर्णः, वृणोति वाङ्मयम् इति वर्णः। देखें, अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि हमने संस्कृत 10वीं के बाद कभी पढ़ी ही नहीं, आपने नहीं, बहुत सारे छात्रों ने नहीं पढ़ी, तो जिन्होंने पढ़ ली वो कौन सा इतना, हाँ, वो भी आप जैसे ही हैं, कोई बात नहीं है। तो देखें, तो आपके मस्तिष्क में प्रश्न आता होगा कि वहां प्रश्न पत्र जो होगा वो संस्कृत माध्यम में होगा, उत्तर भी हमें संस्कृत में देने पड़ेंगे। तो हमें जानते हुए भी यदि उन प्रश्नों को नहीं कर पाए, तो हम उन प्रश्नों को नहीं समझ पाए, तो नो दोस्तों, ये स्थिति कभी नहीं बनने वाली। या तो आपको प्रश्न आता ही नहीं होगा, और यदि उस प्रश्न को आप जानते हैं तो भाषा की कभी समस्या आपको नहीं आने वाली। कैसे? देखें, दोस्तों, जब यहां से प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें पता है वृणोति वाङ्मयम्, और अगला क्या है? वर्ण। यदि प्रश्न में वर्ण दिया हुआ है तो उत्तर में वृणोति वाङ्मयम् दिया होगा, और यदि प्रश्न में वृणोति वाङ्मयम् दिया होगा तो उत्तर यानी विकल्प में वर्ण दिया होगा। ये तय है दोस्तों। यानी प्रश्न यूं पूछा जा सकता है, वर्ण है इत्यस्य का परिभाषा, वर्ण है किम उच्यते, वर्ण है किम कथ्यते, वर्ण है इत्युक्ते किम, यथं प्रकारेण प्रश्नं भवितुं शक्नुवन्ति, तथा च वृणोति वाङ्मयम् इति के, वृणोति वाङ्मयम् इति कस्य परिभाषा यथं प्रकारेण अपि भवितुं शक्नोति चेत वयं जानीमहे। तो वृणोति वाङ्मयम् यदा प्रश्न में यदि है तो विकल्पे वर्ण है भविष्यति निश्चित रूपेण, और यदि वर्ण है प्रश्ने भविष्यति चेत वृणोति वाङ्मयम् विकल्पे स्यात्, विकल्प में होगा, निश्चित रूप से होगा। तो दोस्तों, ये समस्या आपको नहीं आने वाली, कि भाषा की समस्या नहीं आने वाली। देखिए, तो वृणोति वाङ्मयम् इति वर्ण है। दोस्तों, मैं मात्र आपको 17 प्रश्न बताने वाला हूं, सप्तदश प्रश्न एव केवलम सप्तदश प्रश्न, और आपका वर्ण वाला का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उन 17 प्रश्नों में पहला जो प्रश्न हुआ आपका वो ये हुआ, वर्णस्य परिभाषा, यानी वर्ण की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करता हूं। अब हम बात करते हैं कि वर्ण है इत्युक्ते, वर्ण है कतिविधम, वर्ण है कतिविधम। वर्ण कितने प्रकार का होता है? तो वर्ण दोस्तों, अभी वर्णों के 2 प्रकार हम करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी में भी हम पढ़ते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। जब हम स्वरों की बात करते हैं, स्वर और दूसरा दोस्तों व्यंजन। हिंदी में भी स्वर बोला जाता है और संस्कृत में भी स्वर, व्यंजन हिंदी में भी बोला जाता है। यहाँ थोड़ा सा ये कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसलिए स्वर का क्या कर दें? स्वराह, और व्यंजन का क्या कर दें दोस्तों?
व्यंजनानी, बस इतना सा केवल। ठीक। दूसरा, स्वरों को दोस्तों अच कहा जाता है और व्यंजनों को हल कहा जाता है। प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठ रहा होगा कि अच क्यों कहा गया, हल क्यों कहा गया। दोस्तों ये संपूर्ण वर्णमाला जो है वो कहाँ से आई, वो माहेश्वर सूत्रों से आई। और माहेश्वर सूत्रों में जब इनकी स्थिति की हम बात करते हैं तो वहां प्रत्याहार आदि अंत्यन संहिता एक सूत्र होता है और उससे प्रत्याहार निर्मित होते हैं जिनसे हमारे सूत्र बनते हैं। तो अच नाम का एक प्रत्याहार है, हल नाम का भी एक प्रत्याहार है। और अच बना कैसे, आई उण के ऐसे लेकर के और आई औच के च तक के मध्य जो वर्ण हैं वो सारे स्वर हैं, इसलिए इनको हम अच कहते हैं। और हैवरट के है से लेकर के और हल के ले तक जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे व्यंजन है, इसलिए हम इनको हल कहते हैं। खैर चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम आगे वर्ण व्यवस्था जो है वो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर भी पढ़ने वाले हैं। और जब मैं माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णों की व्यवस्था आपको बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि अच का मतलब क्या है और हल का मतलब व्यंजन हमने क्यों माना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगला अगला जो प्रश्न है वो है स्वराह। दूसरे नंबर का, पहला हुआ वृणोति बांग्मयोति पढ़ लें। दूसरा स्वराह, कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर की क्या परिभाषा है। तो जब हिंदी में बात करते हैं तो बहुत सारी परिभाषाएं आपको देखने को मिलती है। कि निर्बाध गति से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण होता है, जो स्वयं ही जो उच्चारित होते हो, जिनको किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं हो, जो सम्राट हो, जो राजा हो, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। कई परिभाषा आपको देखने को मिलती है, पर मित्रों यहां मैं कह चुका हूं कि यहाँ परिभाषा एकमात्र होती है और वही सर्वमान्य है। उसके अलावा किसी परिभाषा की बात आपसे नहीं की जाएगी, न ही भूत में कभी इस प्रकार की बात हुई है। इसलिए स्वरों की जब हम बात करते हैं कि स्वर कहते किसे हैं, तो स्वर की परिभाषा हम देखते हैं तो यहाँ स्वयं और राजन्ते, मैं चूंकि आपसे कह चुका हूं पहले भी कि दो शब्दों से अधिक की परिभाषा यहाँ नहीं होती, यहाँ एक शब्द या दो शब्द की ही परिभाषा अधिक से अधिक होती है। तो ये परिभाषा स्वर की हुई, स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते। अब जैसा कि हमने बताया आपको कि यहाँ एक परंपरा है हमारे, और परंपरा क्या, मैंने बताया कि जो भी परिभाषा उसके बाद किसका प्रयोग होता है, इति का प्रयोग होता है, और उसके बाद जिसकी परिभाषा हम दे रहे हैं उसका प्रयोग होता है। तो यहाँ भी दोस्तों किसका प्रयोग करें हम, इति का प्रयोग करें। तो ये हमने इति का प्रयोग कर दिया, स्वयं राजन्ते इति। और फिर परिभाषा किसकी है, स्वर की, तो हम स्वर यहां लिख देंगे, ये स्वराह, स्वयं राजन्ते इति स्वराह, स्वयं राजन्ते इति स्वराह। फिर प्रश्न उठता है कि स्वर यहां से कैसे प्रश्न आएगा, अरे वही आएगा दोस्तों, मैं कह चुका हूं आपको, स्वयं राजन्ते ये आपके प्रश्न में होगा तो विकल्प में स्वरा होगा, प्रश्न में स्वरा होगा तो विकल्प में स्वयं राजन्ते होगा। तो यहाँ ऐसे प्रश्न बन सकता है कि स्वयं राजन्ते थी के स्वराह, या स्वराह इत्युक्ते किम, स्वराह इति किम उच्यते, स्वराह इत्यस्य का परिभाषा, स्वराह किम कथ्यते, इत्थं प्रकारेण प्रश्नं भवितुं शक्नोति। पश्यन्तु, तो स्वयं राजन्ते इति स्वराह, स्वयं राजन्ते इति स्वराह। देखें कि इसका मतलब क्या है, क्यों भाई मतलब से क्या लेन देना आपको, नहीं, फिर भी हमें चाहिए तो सही ना, ठीक है बता देता हूं। पर यहाँ ऐसे प्रश्न आएंगे कि इसको व्याख्या करने, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, इसका मतलब क्या है, ऐसे नहीं आएंगे, फिर भी बात करता हूँ। स्वयं जानती है, राजन्ते यानी खुद ही राजा हो, जो खुद ही राजा हो, खुद ही सम्राट हो, वही तो स्वर है। जिसके उच्चारण में उसको किसी की हेल्प की आवश्यकता ना हो, स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण होता हो, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर कहते हैं। तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। अस्तु, अनंतरम पश्यन्तु, यहां बात करते हैं फिर हम कि भाई व्यंजन किसे कहते हैं। देखें व्यंजन किसे कहते हैं, दो शब्द यहां है, स्वर अनुगम्यति, स्वर अनुगम्यति, स्वर अनुगम्यति। स्वर तो जानते हैं आप,
अनुगम्यति का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे चलना। किसके? स्वरों के। जो स्वरों के पीछे पीछे चले, यानी जो स्वरों पर डिपेंड करें, यानी स्वरों के बिना जिसका उच्चारण संभव नहीं हो, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन कहते हैं। इसलिए कहा गया स्वर अनुगम्यति। कि फिर हम क्या करें? इति का प्रयोग यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, तो इति का प्रयोग हमें यहाँ भी करना है दोस्तों, नहीं करना? करना है। मैं इसको मिला के रख दूं, आप कहो तो? मैं यहाँ पर इन दोनों को ए और ए मिलकर के आ कर दूं, कैसा वर्ण दीर्घ से स्वरानुगम्य, और छोटी मिलकर के बड़ी कर दूं। ये मैंने संधि करके लिख दिया। कोई समस्या दोस्तों? परिभाषा किसकी है? व्यंजन की। तो ये लो दोस्तों, व्यंजनानी। स्वरानुगमयतीति व्यंजनानी, स्वरानुगमयतीति व्यंजनानी। स्वरों का अनुगमन करने वाले जो होते हैं उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है। ये 3 प्रश्न तैयार हुए दोस्तों। टोटल प्रश्न कितने देखने हैं दोस्तों हमें? 17 प्रश्न टोटल वर्ण वाला। 17 से 18वां कोई प्रश्न नहीं है। ये 17 प्रश्नों की मैं बात करूंगा आपसे, और जिसमें पहला प्रश्न वृणोति भांगमयोति वर्ण है, दूसरा स्वयं राजन्ते स्वराः, और तीसरा स्वरानुगम्यति व्यंजनानी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भाई स्वर जो है, ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही रोचक प्रश्न है दोस्तों। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कई उत्तर मिलेंगे आपको। स्वरों के अनेक भेद होते हैं। जब उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जब बात करते हैं तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक ऋश्व होता है, एक दीर्घ होता है, एक प्लुत होता है। जब मुख और नासिका के संयोग से उच्चारित होने वाले जो होते हैं, यानी जब नासिका के सहयोग की बात करें तो वह उस आधार पर, नासिका के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुनासिक होता है, एक निरनुनासिक होता है दोस्तों। और स्थानों के भागों के आधार पर जब बात की जाती है तो भी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक उदात्त होता है, एक अनुदात्त होता है, एक स्वरित होता है। जब स्थानों के उच्चारण कंठ तालु आदि के ऊर्ध्व भागात, ऊर्ध्व भाग से जब उच्चारण होता है स्वरों को, तो उनको हम उदात्त कहते हैं। और अधो भागात, नीचे के भाग से जब उच्चारण होता है तो उनको अनुदात्त कहते हैं। और मध्य से, यानी उदात्त और अनुदात्त दोनों के मध्य से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको हमें स्वरित कहते हैं। खैर इनकी आवश्यकता नहीं है दोस्तों, मैं आगे बात करूंगा आपसे, क्योंकि स्वरों की जब बात करते हैं, अकेले ए के 18 भेद होते हैं। अकेले ए के, ई के 18 भेद होते हैं, ऊ के 18 भेद होते हैं, और री के 30 भेद, 63 भेदा भवंती ऋकारस्य। री के 12 भेद होते हैं। ए ओ आई औ, इनके भी 12 भेद होते हैं। तो दोस्तों वो स्वरों के अनेक भेद होते हैं, उसकी बात है। हमने प्रारंभ में कहा था आपसे कि मैं सिर्फ बात करूंगा आपसे रीट स्तर की। मैं बात करूंगा उन सब 10 प्रश्नों की जो हमारे एग्जामों में प्राय आते रहते हैं और आने की संभावना रहती है। उन्हीं प्रश्नों की मैं आपसे बात करूंगा। तो मैं यहाँ सामान्य वर्णमाला की बात कर रहा हूँ आपसे, और सामान्य वर्णमाला की जब बात करूंगा तो मैं सबसे पहले स्वरों को 2 प्रकार से विभाजित करूंगा। एक तो मैं करूंगा ह्रस्व और दूसरा करूंगा मैं दीर्घ। एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। दोस्तों हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसलिए ह्रस्व की जगह ह्रस्वाहा कर दूं मैं, और दीर्घ की जगह दीर्घाहा कर दूं। कोई समस्या? ह्रस्वाहा दीर्घाहा च। अब बात करते हैं कि भाई ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसके आधार पर जब बात करें तो अक्ष 3 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। एक मात्रिक ह्रस्व होता है, द्विमात्रिक दीर्घ होता है, और त्रिमात्रिक प्लुत होता है। यानी जिसमें अल्प समय लगता है, कम समय लगता है, उसको ह्रस्व कहते हैं। और दुगना समय में उच्चारण जिन स्वरों का होता है उनको दीर्घ कहते हैं। और प्लुत की लिपि नहीं होती अलग से, प्लुत के लिए 3 का अंक लगा दिया जाता है, तो वो लिपि नहीं है। अपन यहाँ लिपि की दृष्टि से सामान्य वर्णमाला की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने प्लुत को अभी बाहर रखा है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न आता है ह्रस्वाहा। ह्रस्वाहा कति भवंती, ह्रस्वाहा कति भवंती। ह्रस्व कितने होते हैं? तो दोस्तों ह्रस्वाहा पंचाहा भवंती, 5 होते हैं। ए, ई, उ, री और री।
ये 5 ह्रस्व होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो अभी तक ये 4 ही पढ़े हैं। हाँ दोस्तों, संस्कृत में री भी होता है, जबकि हिंदी में री को स्थान नहीं दिया गया है। तो हिंदी में तो 4 ही थे, लेकिन संस्कृत में कितने, 5, ए यू री री। इसी प्रकार दीर्घों की बात करेंगे दोस्तों, तो दीर्घ दीर्घ कितने होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और दोस्तों एक बड़ी री भी होती है, ए ओ आई औ। बड़ी बड़ऊ बड़ी री, ए ओ आई औ। अष्टौ दीर्घा होती है, 8 दीर्घ होते हैं दोस्तों। बड़ी बड़ऊ, ये बड़ी री होती है, यहाँ ये छोटी री है, और उसी का दीर्घ भेद होता है बड़ी री। इससे दुगना समय में उच्चारण होता है। ये री भी आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा, ये भी संस्कृत का ही है। एक और आपके प्रश्न, एक और मस्तिष्क में प्रश्न आ रहा होगा कि ए ओ आई औ, हिंदी में जब हम बात करते हैं तो ए आई ओ औ पढ़ते हैं, जबकि आपने ए ओ आई औ, जी हाँ, यहाँ ये वर्ण वाला जो है वो माइसो सूत्रों से आई है, और माइसो सूत्रों में जो स्थान दिया गया है वो ए ओ आई औ यही स्थान है, और इसलिए मैंने ये यहाँ इस प्रकार से क्रम इनका लिखा है। क्योंकि पूर्व में भी स्थानों से प्रश्न आ चुका था, एक प्रश्न पूछा गया था रीट में, अंतस्था नाम क्रमः वर्तते, अंतस्थों का क्रम क्या है, और वह अंतस्थों का क्रम हिंदी में ये रेलेवे होता है, जबकि संस्कृत में ये वे रेले होता है। और इसी वजह से हमारे बहुत सारे छात्र इस प्रश्न की वजह से, जिनके 1 नंबर से वो रीट पास नहीं कर पाए या 1 नंबर से रह गए, उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा ये प्रश्न। तो इसीलिए मैं बताना चाहूंगा आपको, ए ओ आई औ ये इनका क्रम होता है, यहाँ पर यही क्रम आपको ध्यान रखना है संस्कृत में, जबकि हिंदी में ए आई औ। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करें ह्रस्वः कति भवन्ति पंचः, दीर्घः कति भवन्ति अष्टौ। 8 दीर्घ होते हैं और 5 ह्रस्व होते हैं, 5 और 8 13। अब दोनों को मिला करके कितने हुए, त्रयोदश, 13 हो गए दोस्तों। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अचः कति भवन्ति, स्वरः कति भवन्ति। आप क्या क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे दोस्तों? जी नहीं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। 13 उत्तर नहीं है, स्वर 13 नहीं होते। यहाँ उत्तर आपको 9 देना पड़ेगा दोस्तों, 9 देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अच कहो या स्वर कहो, संस्कृत में स्वर 9 होते हैं, 9 होते हैं। क्यों? ये अगली वीडियोज में बताऊंगा मैं आपको कि क्यों, क्योंकि अभी एक सामान्य वर्ण वाला बात कर रहे हैं, उसके बाद में बात करूंगा आपसे कि 9 ही क्यों है, और क्यों हमारा 9 सही है, 13 क्यों गलत है। ठीक है दोस्तों, चलो, तो ये हमारे 5 ह्रस्व हो गए और 8 दीर्घ हो गए दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसके बाद आपसे बात करना चाहूंगा दोस्तों व्यंजनों की। व्यंजन, व्यंजन इत्युक्ते किम, व्यंजना। हाँ, तो व्यंजन की परिभाषा हमने पढ़ी दोस्तों कि स्वरानुगमयति व्यंजनानी, स्वरों का जो अनुगमन करने वाला होता है उसको हम व्यंजन कहते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि भाई व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, तो वो हम बात करते हैं, संख्या क्या है, वो सारी बात हम आपसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो। हाँ तो दोस्तों, हम बात करेंगे आपसे व्यंजनों की। व्यंजन, हाँ दोस्तों,
ये मूल व्यंजन है हमारे 33 33 मूल व्यंजन होते हैं। इनकी संख्याओं की बात भी अभी मैं नहीं कर रहा आपसे, मैं एक सामान्य वर्णमाला की यानी हम विशिष्ट वर्णमाला तक कैसे पहुंचे, ये पहला सोपान था, उस सोपान की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो देखें अभी तक दोस्तों मात्र मैंने 3 प्रश्न आपको बताए, वृणोति वाङ्मय मिति वर्ण है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः स्वरानुगम्यति इति व्यंजनानि। यहाँ से अभी कोई प्रश्नों की मैंने चर्चा नहीं की आपसे। अगला अगला यहाँ से प्रश्न बनेगा, वो मैं बात करूंगा आपसे क्या कि मैं और कोई आपसे यहाँ जब हिंदी में बात करेंगे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे, मैं और डिटेल से आपको बताऊंगा कि बात करूंगा कि सबसे पहले कै कोई हम क्यों पढ़े, सबसे दूसरे नंबर पर च का स्थान क्यों है, तीसरे नंबर पर ट का स्थान क्यों है, य का स्थान यहाँ क्यों आया, यहाँ ब का स्थान क्यों आया, ये सारी बात मैं विस्तृत चर्चा आपसे हिंदी में करूंगा। दोस्तों यहाँ केवल मैं वही 17 प्रश्नों की बात करने वाला हूँ आपसे जो हमारे एग्जामों में प्राय आते रहते हैं। तो कैसे लेकर के मैं तक, कैसे लेकर के मैं तक के 5 ये वर्ग हुए दोस्तों। इस पूरी लाइन को हम कै वर्ग कहते हैं, इसको च वर्ग, इसको ट वर्ग, इसको त वर्ग, इसको प वर्ग। और यहाँ 5 वर्गों के जो 25 व्यंजन है, इन व्यंजनों को हमारे यहाँ स्पर्श कहा जाता है। स्पर्श, ये चूंकि संस्कृत है इसलिए यहाँ स्पर्शः कहना पड़ेगा हमें, स्पर्शः। प्रश्न उठता है कि स्पर्श कहते क्यों हैं, तो दोस्तों जब कैसे लेकर के मैं तक 5 वर्गों के 25 व्यंजनों का जब उच्चारण होता है, जब ये बाहर निकलते हैं तो हमारे जो उच्चारण अवयव है, जो हमारी स्वरतंत्रियां हैं, वो स्वतंत्रियां उच्चारण अवयव आपस में स्पर्श करते हैं और स्पर्श करने के कारण यानी टच होते हैं, उसी कारण इन वर्णों को कैसे लेकर के मैं तक 5 वर्गों के 25 व्यंजनों को स्पर्श कहा गया। इनका अभ्यंतर प्रयत्न होता है दोस्तों, वो भी स्पष्टम होता है और इसलिए भी इनको क्या कहा गया, स्पर्श कहा गया। कैसे लेकर के मैं तक 5 वर्गों के 25 व्यंजनों को क्या कहा गया, स्पर्श कहा गया। दोस्तों मैं यहाँ आपको एक प्रश्न से रूबरू करवाना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से एक प्रश्न निकलता है, क्या उस लाइन को आपको लिखवाना चाहूंगा, उस लाइन को आप नोट कर लीजिए और उस लाइन से प्रश्न क्या आना है वो देख लीजिए आप कि अभी भी कहा मैंने कि इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्शः। और एक लाइन है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, इसको आप नोट कर लेना। कादियो माँ बसानाम स्पर्शः, कादियो एग्जाम में आया हुआ अभी प्रश्न है, कादियो माँ बसानाम स्पर्शः, कि कादियो माँ बसानाम इत्युक्ते किम, क्या है इसका मतलब। तो देखें दोस्तों वो सामान्य कहा गया यहाँ पर कै, कै दिखाई दे रहा है आपको, कै कै जिसके आदि हो यानी जिसके आदि में हो यानी प्रारंभ में हो। तो देखें आप स्पर्श जो व्यंजन है उसके आदि में क्या है, कै, इसलिए कह दिया गया कै जिसके आदि में हो, तथा मैं जिसके अवसान, अवसान का अर्थ होता है अंत, मैं जिसके अंत में हो। और हम जानते हैं स्पर्शों के अंत में क्या है, मैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे लेकर के मैं तक 5 वर्गों के 25 व्यंजनों को स्पर्श कहा गया, तो ये कै तो उसके आदि में है और मैं उसके अवसान यानी अंत में है, और इसीलिए इसीलिए कैसे मैं तक के वर्णों को क्या कहा गया, स्पर्शः। तो दोस्तों यहां से ये प्रश्न बनता है, कादियो माँ बसानाम किम, उत्तर आ जाएगा स्पर्शः। कादियो माँ बसानाम को क्या कहा जाता है, बता देंगे, स्पर्श कहा जाता है। तो दोस्तों हाँ, प्रश्न बहुत सिंपल था, लेकिन जब तक हम इसको नहीं पढ़े, नहीं समझे, तब तक हम इसको गलत ही करने के चांस ज्यादा होते हैं। तो कादियो माँ बसानाम स्पर्शः, तो 3 प्रश्न मैं बता चुका था, ये चौथा प्रश्न आपका क्लियर हुआ, कादियो माँ बसानाम स्पर्शः। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्नों पर हम चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यह वेरेले, और यह वेरेले इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ, हिंदी में अंतस्थ कहा जाता है और यहाँ पर भी अंतस्थ कहा जाता है, अंतस्थः कह दो। ये पहला प्रश्न, ये अंतस्थ कहते क्यों है, अंतः, अंतः का अर्थ होता है मध्य में, स्थ का अर्थ होता है स्थित, मध्य में स्थित, कि किसके मध्य में स्थित, स्वर और व्यंजनों के मध्य में स्थित होने के कारण
व्यंजन है, यहाँ तो व्यंजन है कहाँ? तो देखिए दोस्तों, ये वर्णमाला जो आई है आपकी, ये वर्णमाला कहाँ से आई? माहेश्वर सूत्रों से। और माहेश्वर सूत्रों में आई उण रील ऋक एवं अयौच, ये स्वर है पहले, फिर आपके है बरट यानी फिर ये आते हैं, और उसके बाद आपके यमगणदम झवाए करते जब गर्दम, तो ये आगे उसके बाद माहेश्वर सूत्र यानी व्यंजन आते हैं। तो वो स्वर और व्यंजनों के मध्य में स्थित होने के कारण इनको क्या कहा गया? अंतस्था कहा गया। और मैं विस्तृत चर्चा करूंगा हिंदी में आपसे, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, मैंने एक प्रश्न अभी अभी बताया आपको कि पिछली एग्जाम में रीट में प्रश्न पूछा गया था कि अंतस्था नाम क्रमाः के, अंतस्थों का क्रम क्या है? तो अंतस्थों का क्रम दोस्तों क्या समस्या होती है यहाँ पर, क्यों ये प्रश्न पूछा गया? जब हम हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, तो हिंदी में अंतस्थों का क्रम जो होता है वो ये रे ले और वे, ये हिंदी में क्रम होता है दोस्तों, और संस्कृत में होता है ये वे रे ले। तो ये छात्र कंफ्यूज रहते हैं, हिंदी में हम पढ़े लिखे होते हैं इसलिए हमें ये रे ले वे याद रहता है, और ये हमें ध्यान नहीं रहता, इसलिए आप विशेष रूप से इसका ध्यान रखेंगे कि ये वे रे ले, ये संस्कृत में इसका क्रम ये है, जबकि हिंदी में क्रम क्या है इसका? ये रे ले वे, ये हिंदी में क्रम है, ठीक है दोस्तों। चलो फिर हम बात करते हैं आपके लास्ट से है, यानी तीनों से और है, इन चारों को हमारे यहाँ क्या कहा गया? ऊष्म कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया? ऊष्म। और ऊष्म को हम ऊष्माणय है भी कह सकते हैं, ऊष्माणय है। कि ऊष्माणय क्यों कहा गया दोस्तों? जब इनका उच्चारण होता है तब मुख से गर्म वायु निकलती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं, उच्चारण अवयव है, जो आपस में घर्षण करते हैं, संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करने के कारण यहाँ से गर्म वायु निकलती है, और उस गर्म वायु को ही ऊष्मा कहते हैं, और इसीलिए इन चार वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा गया, ठीक है दोस्तों। चलो, तो ये आपके स्वर हुए, इधर व्यंजन हो गए। फिर एक और प्रश्न उठता है, क्या स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त और कोई नहीं है? क्या जितने भी वर्ण हैं वो स्वर और व्यंजनों में निहित है? जी नहीं, स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ और ध्वनियां भी हैं, कुछ और भी लिपि चिन्ह हैं, जिनकी भी हम आपसे बात करने वाले हैं। क्या? एक दोस्तों, एक इस प्रकार का चिन्ह आपने देखा होगा जिसको हमारे यहाँ विसर्ग कहा जाता है, ऊपर नीचे दो बिंदी होती है, विसर्ग कहा जाता है, चाहे इसको विसर्जनीय कह दो, एक ही बात है। एक दोस्तों इस प्रकार का आपने लिपि चिन्ह देखा होगा जिसको हमारे यहाँ अनुस्वार कहा गया, अनुस्वार है। दो नई चीज बताता हूं आपको दोस्तों, एक ये दो, यानी पे और फे से पहले दोस्तों इस प्रकार का जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह को अर्ध विसर्ग का चिन्ह कहा जाता है। और जब ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह पे और फे इन दो वर्णों से पहले जब होता है तो इनको एक नाम दिया गया, इनको एक संज्ञा दी गई, और कौन सी? उपधमानीय। उपधमानीय दोस्तों, इनको उपधमानीय कहा गया। पे सिर्फ 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 पे और फे से पहले, ये ध्यान रखना दोस्तों, और कोई वर्ण नहीं होना चाहिए, सिर्फ पे और फे से पहले जब इन अर्ध विसर्गों का चिन्ह होता है तो इनको उपधमानीय कहा जाता है। इनका उच्चारण हो, इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है दोस्तों। एक और मैं नई चीज आपको बताना चाहूंगा, यही चिन्ह, यही अर्ध विसर्ग के चिन्ह जब के और खे से पहले हो दोस्तों, के और खे से पहले हो तो इसको जिब्बा मूल्य कहा जाता है दोस्तों, जिब्बा मूल्यम। यदि पे और फे से पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह हो तो पदमानीय, और क और खे से पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह हो तो जिब्बा मूल्य। क ख क ख क ख क ख क ख,
इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है और इसको जिह्वा मूल्य कहा जाता है। दोस्तों ये चारों यानी विसर्ग, अनुस्वार, उपध्मानीय और जिह्वा मूल्य, ये चारों के चारों न स्वरों में आते हैं न ही ये व्यंजनों में आते हैं। ये चारों, इन चारों को अलग से एक संज्ञा दी गई है दोस्तों, अलग से एक नाम दिया गया है और वो नाम जो दिया गया है वो है आयोग बाह्य। दोस्तों आयोग बाह्य। आयोग बाहा, ये आयोग बाहा नाम उनको दिया गया है इन चारों को। कि क्यों दिया गया? हम जानते हैं युज धातु घय प्रत्यय से योग शब्द का निर्माण होता है, बह धातु घय प्रत्यय से बाहा शब्द का निर्माण होता है। युज का अर्थ होता है योग और बह का अर्थ होता है बहन करना। यानी ये चारों के चारों ऐसे ऐसे चिन्ह हैं, ऐसी ध्वनियां हैं जो बिना बिना औरों की सहायता से, बिना किसी के योग में ये बहन नहीं किए जा सकते, ये बहन नहीं किए जा सकते बिना किसी के योग में। इसीलिए इन चारों को दोस्तों आयोग बाहा कहा गया। क्या कहा गया? आयोग बाहा। यानी जो बिना किसी के योग में बहन नहीं किए जा सकते उनको कहा गया दोस्तों आयोग बाह्य। ठीक है दोस्तों, इनकी गणना न स्वरों में होती है न व्यंजनों में होती है। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है ना कि आयोग बाहा कति, कति यानी कितने, आयोग बाहा कति भवंती, आयोग बाहा कितने होते हैं? तो हम दे देंगे आयोग बाहा 4 होते हैं। आयोग बाहा चत्वारः भवंती, चत्वारः आयोग बाहा भवंती। पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा होता है भाई? आयोग बाहा चत्वारः भवंती, 4 होते हैं। तो कह सकते हैं ना आयोग बाहा के नास्ति, कौन सा नहीं है? के अस्ति, कौन सा है? 4 विकल्प देंगे। जब आपको पता है दोस्तों कि विसर्ग, अनुस्वार, उपध्मानीय और जिह्वा मूल्य ये चारों चारों आयोग बाहा है तो प्रश्न कैसे भी पूछ ले, कोई समस्या नहीं है। ये आपका 5वां प्रश्न हो गया दोस्तों। पहला प्रश्न वृणोति वाङ्मयमिति वर्ण है। दूसरा प्रश्न स्वयं राजन्ते इति स्वराः। तीसरा प्रश्न स्वरानुगम्यतीति व्यंजनानि। चौथा प्रश्न कादियो मा बसानाम स्पर्शः। और 5वां प्रश्न दोस्तों आयोग बाह्य कति चत्वारः है के विसर्ग, अनुस्वार, उपध्मानीय, जिह्वा मूल्य। ये 5वां प्रश्न। ये 5 प्रश्न कंप्लीट हुए दोस्तों। 17 में से 5 प्रश्न गए यानी 12 प्रश्न बचे। 12 प्रश्नों के लिए आपको अगली वीडियोस देखनी पड़ेगी। यानी ये हमारी एक सामान्य वर्णमाला थी दोस्तों। मैंने अभी नहीं बताया आपको कि वर्ण कितने होते हैं, नहीं बताया कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये मैंने बात नहीं की आपसे। अभी मैं सामान्य वर्णमाला की बात की है। अगली जो वीडियोस देखेंगे उसमें हम विशिष्ट प्रकार की वर्णमाला देखेंगे। वहां अगली वीडियोज में आप पाएंगे कि पाणिनीय शिक्षायाम त्रिषष्ठी चतुष्ठी वर्णा भवंती, 63 और 64 वर्ण होते हैं। तो 63-64 वर्ण कौन कौन से होते हैं और वहां से कौन कौन से प्रश्न आए अब तक और कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे अगली वीडियो में आप देखोगे कि वैदिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा में वर्णों की क्या स्थिति रही। वैदिक शिक्षा में 52 वर्ण होते हैं, 55 वर्णा भवंती। तो वो ते कहानी कहानी वो कौन कौन से होते हैं और वहां से किस प्रकार के से प्रश्न आ सकते हैं। ऐसी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की स्थिति क्या है, वर्ण कितने होते हैं, स्वर कितने माने, व्यंजन कितने माने और वर्णों की संख्या पूछी गई तो हम कितने माने। दोस्तों इसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी रहेगी और आपका समय समय पर लाइव क्लासेज आपको मिलती रहेगी। आपको जो भी समस्या है, जो भी आपको जो भी आप समझना चाहें तो आप कमेंट्स में लिखते रहें। साथ के साथ मेरा विनम्र आपसे निवेदन है, विनम्र अपील है कि आप अपने मित्रों से, अपने साथ पढ़ने वाले जो है, अपने रिश्ते नातेदार जो हैं, उन जो भी तैयारी करने वाले, रीट की तैयारी करने वाले जो भी छात्र हैं, उन सभी छात्रों को ये वीडियो शेयर करें। आप YouTube चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं, आप
टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। और आप वेदांत क्लासेज की ऐप है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वेदांत क्लासेज गंगापुर सिटी। उस ऐप के माध्यम से भी आपको लाइव क्लासेज भी मिलेगी, आपको नोट्स भी उपलब्ध होंगे। सारे नोट्स आपको इस लॉकडाउन में बहुत सारे नोट्स मैंने तैयार किए हैं और आगे भी अभी और समय हमारे पास है, उस समय का भी मैं पूरा लाभ उठाऊंगा। और निश्चित रूप से ये जो आपको नुकसान इस लॉकडाउन में हुआ है उस नुकसान को की पूरी मैं कोशिश करूंगा उस नुकसान को पाटने की, उस नुकसान को की भरपाई करने की। क्योंकि मैंने जो इस लॉकडाउन में जो मेहनत की है उस मेहनत को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैंने बहुत शानदार नोट्स बनाए हैं, उनकी मैं आगे आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में आप देखेंगे पाणिनि शिक्षा के वर्ण, आगे देखेंगे वैदिक शिक्षा, आगे देखेंगे हम माहेश्वर सूत्र। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू, जय भारत, जय हिंद।